हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो हो गया चैप्टर 12 एटम्स। ठीक है, तो अगेन अब मुझे आज बोलने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज प्रपोज बाई जे थॉमसन। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर पूछ लिया व्हाट वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, तो आंसर क्या होगा? जे थॉमसन का मॉडल। कौन सा मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, अच्छा, उसके बाद ये सब प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, कैसे है, वो सब चीजें आप लोग मतलब इससे पहले भी आप 8-9 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसका और एक नाम है न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्यों बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कहां पे होता है? न्यूक्लियस में, कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, मतलब कि आपका जो एटम का पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में पूरा मास होता है और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम सोलर सिस्टम में क्या है, आपका सन सेंटर में है और प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको इसीलिए न्यूक्लियर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका न्यूक्लियर मॉडल वाज अ मेजर स्टेप। तो न्यूक्लियर मॉडल का शॉर्टकमिंग्स क्या था? ठीक है, शॉर्टकमिंग्स ऑफ न्यूक्लियर मॉडल। सो न्यूक्लियर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स एमिट ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ। एटम्स का डिस्क्रीट वेवलेंथ क्यों होता है? डिस्क्रीट वेवलेंथ का मतलब है कि ऐसा, मतलब एक वेवलेंथ इस रेंज में है, फिर गैप है, फिर एक वेवलेंथ है, फिर गैप है, फिर वेवलेंथ है, ऐसे बीच बीच में कुछ गैप होता है, तो इसको डिस्क्रीट वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे काफी है। ठीक है, उसके बाद अगर ये लिख दें कि एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एक सिंगल एटम, हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन होता है, बट उसका भी जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो आप लिखते हैं तो अच्छा है, नहीं लिखे तब भी चलेगा। ठीक है, हाउ कुड एटम एज सिंपल एज हाइड्रोजन consisting of single electron and single proton emits a complex spectrum of specific wavelength। ठीक है, तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल का शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, अब देखिए जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, वो रदरफोर्ड ने नहीं किया था। ठीक है, एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। किसने किया था? एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, गीगर और मार्सडेन ने किया था। ठीक है, गीगर यहां पे लिखा, ये जो डायग्राम है, गीगर मार्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे? ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, गोल्ड फॉइल से पास हो गए, ज्यादातर पास हो गए। ठीक है, इट मींस दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं हुआ। ठीक है, only about only about 0.14% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree। ज्यादातर मतलब इससे भी कम स्कैटर हुए थे। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब ये वाला एंगल के बारे में बोल रहे हैं, ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल। ठीक है, तो 1 डिग्री से कम ही ज्यादातर पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हुआ था। ठीक है, एंड अबाउट 1 in 8,000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए तो बीच में कोई हैवी पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, हैवी पार्टिकल ही अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद हैवी है। ठीक है, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई एक मैसिव पार्टिकल होना चाहिए। तो कौन पार्टिकल था? वो न्यूक्लियस था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट टू डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल इट मस्ट एक्सपीरियंस ए लार्ज रिपल्सिव फोर्स। तो ये रिपल्सिव फोर्स किसने लगाया? न्यूक्लियस ने लगाया। ठीक है, तो उस वहां पे पूरा एटम का मास वहां पे होना चाहिए, मतलब एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहां पे होना चाहिए? सेंटर में। पूरा मास होना चाहिए। मास क्यों वहीं पे होना चाहिए? क्योंकि आपका अल्फा पार्टिकल खुद भी हैवी है, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए भी हैवी पार्टिकल चाहिए होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होना चाहिए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल
पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए भी तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। सो दिस एग्रीमेंट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम, जो रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये गिगरसन एंड गिगर मार्जन ने किया, ठीक है। और हाइपोथेसिस किसका था? रदरफोर्ड का था, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अगर आता है लिखने के लिए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि Rutherford's nuclear model of atom, the entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus, ठीक है, and the electrons would be moving in orbits about the nucleus just as planets do around the sun, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है इज ए एम्प्टी स्पेस, एक एटम में मैक्सिमम जगह खाली ही होता है, ठीक है। फिर आगे एक टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा जो एक पहले एग्जाम में पूछा गया है, इंपैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन, ठीक है। सो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? जैसे यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पे आपका टारगेट न्यूक्लियस है, और ये यहां से आपका अल्फा पार्टिकल आया और यहां से डिफ्लेक्ट होकर चला गया, ठीक है। तो वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में है यहाँ पे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम द न्यूक्लियस के सेंटर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बी से मार्क किया डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में फिगर 12.4, तो वो इंपैक्ट पैरामीटर है, ठीक है। तो क्या डिफरेंशियल लिखा है? इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आता है 1 मार्क के लिए आता है, डेफिनेशन लिख दिया काफी है। टाइम मिल गया तो आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ये बाकी सब ना दिखाएं, बट ये सिर्फ ये बी वाला पार्ट दिखाने से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर का देखिए डेफिनेशन पूछा गया है, बट एडिशनली अगर कुछ पूछ लेते हैं तो ये पूछ सकते हैं इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा जो मिनिमम होगा, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक थीटा इक्वल टू पाई, ये जो पाई है वो डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अगर हेड ऑन कोलिजन हो गया तो बी इक्वल टू 0 होगा क्योंकि सीधा आया, और न्यूक्लियस को टक्कर मार के वो वापस सीधा जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ? ऐसे आके ऐसे ही चला गया, तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ? पाई, ठीक है। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है, फॉर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, तब तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, सीधा जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल गोज अनडिविएटेड, उस केस में सीधा ही चला गया, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो द फैक्ट दैट ओनली a small fraction of incident particles rebound back indicates that number of alpha particles undergoing head-on collision is small. बहुत कम पार्टिकल होते हैं जो सीधे वापस आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? This in turn implies that mass of the atom is concentrated in a small volume, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर से हमको कैसे पता चलता है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है या एटम में ज्यादा स्पेस खाली है, ठीक है। एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी एंड ओनली ए स्मॉल पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय ए मैसिव पॉजिटिव चार्ज। तो इंपैक्ट पैरामीटर से हम लोग कैसे पता चलता है? तो आपको ये जो चीजें हैं यहाँ पे मैंने अभी पढ़ी, ये वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए डेफिनेशन अगर आता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये 1 मार्क आना चाहिए, ठीक है, 1 मार्क आना चाहिए। और ये जो रीजनिंग के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो ये 1 और 2 दोनों मार्क का आता है, 1 या 2 मार्क्स का। फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के ऊपर एज पर रदरफोर्ड एटम मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार, और वहां पे एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, ये नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी क्या शो कर रहा है? इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी का यहाँ पे डेरिवेशन आता है। और एनर्जी नेगेटिव क्यों है? टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, फिर स्पेक्ट्रल सीरीज, तो यार ये स्टूडेंट कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो लॉन्गेस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वो आपका एच अल्फा है, उसका नेक्स्ट हो गया एच बीटा, ठीक है, उसका नेक्स्ट हो गया एच गामा, ठीक है। ये बाल्मर सीरीज के लिए है, बाल्मर सीरीज के लिए एच, तो एच अल्फा जो बाल्मर सीरीज है उसका जो जनरल फॉर्मूला हो गया वो तो ये हो गया, ठीक है। तो एच अल्फा अगर निकालना है, एच अल्फा, तो मतलब उसमें ये जो फॉर्मूला है उसमें एन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। तो यहाँ आपका वेवलेंथ था क्या? एच अल्फा लाइन का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एच बीटा लाइन, एन इक्वल टू, एच बीटा लाइन मतलब एन इक्वल टू 4 होगा। एन इक्वल टू 4 कहां पे डालना है? इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है। एन इक्वल टू 4 आपको इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है। बाल्मर सीरीज के लिए कर रहे हैं ना, ओके। और एन इक्वल टू अगर इंफिनिटी होगा, एन इक्वल टू अगर इंफिनिटी होगा तो वो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा,
वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। इसी तरह से लाइमन सीरीज, पास्चल सीरीज, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। ठीक है, जो लाइमन सीरीज है वो आपका यूवी लाइट है। पास्चल और ब्रैकेट कहां पे है? इंफ्रारेड पे है। ठीक है, फिर ये जो बाल्मर सीरीज का जो एक्सप्रेशन था, बाल्मर फॉर्मूला, वो उसी चीज को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। ठीक है, सो वन बाय, ये जो यहाँ पे लिखा, वन बाय वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय सी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वहां से हम लोग वन बाय वेवलेंथ का, तो यहाँ पे हम लोग बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला लिख चुके हैं ना, ये वाला, ये बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ वन बाय वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बाल्मर सीरीज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी, बाल्मर इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आ गए हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर एटम मॉडल। ठीक है, बोर एटम मॉडल, बोर एटम मॉडल में आप जरूर, मतलब ये जो थ्री पॉस्टुलेट्स हैं, बोर्स पॉस्टुलेट्स बोलते हैं, वो आप जरूर पढ़िए। ठीक है, कि जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर सेकेंड पॉस्टुलेट, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, L इक्वल टू NH बाई ट्वाइस पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H बाई ट्वाइस पाई। ठीक है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाता है तो एनर्जी कैसे रिलीज करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन। ठीक है, फिर वहां से कंडीशन, मतलब जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है, उससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे अगर फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए करते हैं R1, ठीक है, तो आपको बोर रेडियस मिलता है। बोर रेडियस को ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस बोर रेडियस, मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस। फिर वहां एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, एनर्जी, फिर बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये जनरल फॉर्मूला मिलता है हाइड्रोजन एटम के लिए, -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो निगेटिव साइन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? द नेगेटिव साइन ऑफ द टोटल एनर्जी shows that the electron is bound to the nucleus। ये रदरफोर्ड एटम मॉडल में भी सेम चीज ही था। ठीक है, यहां पे ये एक पॉइंट है, एक बार पढ़ लेना, बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स आयंस। ठीक है, एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी ऑफ एन एटम इज लीस्ट, कब होता है लीस्ट? when the electron is revolving in its orbit close to the nucleus। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में सबसे कम एनर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बाहर जैसे जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगा, hence the energy is progressively larger in outer orbits। The lowest state of the atom is called ground state। ground state किसको बोलते हैं? lowest state को बोलते हैं। ठीक है, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? बोर रेडियस। उसका जो रेडियस है उसको बोर रेडियस ए नॉट से डिपेंड करते हैं। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to free an electron from the ground state of hydrogen atom, वो क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका आ गया लाइन स्पेक्ट्रा। तो रदरफोर्ड के लिए आपने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ा था, यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1.03 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, फिर आपका सेम लाइमन सीरीज का होता है जब ग्राउंड स्टेट में आता है। बाल्मर सीरीज, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, बाल्मर सीरीज मतलब हाई स्टेट से n = 2। ठीक है, फिर लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। ठीक है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, ये रिपीटिशन है। ठीक है, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट्स, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 और 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट। ठीक है, उसके लिए ट्वाइस बाय Rn इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया। ठीक है, अच्छा, ट्वाइस बाय Rn, लैम्डा जो है वो h/mv फोर्स। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वहां से हम लोग को mvr = nh/2 मिल रहा है। दैट इज द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। दिस इज द क्वांटम कंडीशन प्रोपोज्ड बाय बोर। ठीक है, तो सिर्फ इतना आप लिख दो, आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएगा अलॉन्ग विद दिस डायग्राम। ठीक है, फिर आ गया बोर मॉडल का शॉर्टकमिंग्स।
ठीक है। मॉडल, बोर मॉडल का लिमिटेशन क्या है? बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजनिक एटम्स, हाइड्रोजन जैसे एटम, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू ए मियर 2 इलेक्ट्रॉन एटम एज सच एज हीलियम, ठीक है। फिर while Bohr model correctly predicts the frequencies of light emitted by hydrogen atoms, the model is unable to explain the relative intensities of frequency in the spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें जो रिलेटिव इंटेंसिटी, अलग अलग इंटेंसिटीज है, उसको डिफरेंस को वो नहीं बता पाता है, ठीक है। सो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स, ओके। ये चीज फिर से रिपीटिशन है, बट क्विक रिव्यू के लिए यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। राइवल सीरीज, पाल्मर सीरीज, ठीक है। शॉर्टेस्ट, हर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब बोर मॉडल का हम लोगों ने बुराई कर ली, उसके लिमिटेशंस पढ़ लिए, बट यूजफुल क्यों है, ठीक है। द रीजन विच मेक बोर मॉडल स्टिल यूजफुल, द मॉडल इज बेस्ड ऑन जस्ट 3 postulates but accounts for almost all the general features of hydrogen spectrum, ठीक है। मॉडल incorporates many of the concepts we have learned in classical physics, ठीक है। तो ये तीसरा वाला तो जनरल एक रिमार्क है, ठीक है। बट ये जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आप लिखिए, सफिशिएंट है अगर बाई चांस पूछ ले, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो, वैसे तो मतलब नॉर्मली ये जो पॉइंट्स टू पंडोर है ये सब नहीं पढ़ने से भी चलता है, बट ये जो चैप्टर का समरी जैसा ही है ना, ठीक है। ओके, सो दिस इज द एनसीईआरटी थ्योरी डिस्कशन ऑफ द चैप्टर एटम्स, ठीक है। होप ये एफर्ट, देखिए बेनिफिट आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूं, ठीक है। बट बेनिफिट तभी होगा जब आप पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव पढ़ेंगे और रिजल्ट फोड़ेंगे, ठीक है। आपका जो रिजल्ट होगा ना वो आपकी मेहनत से होने वाला है, ठीक है। आपका रिजल्ट आपकी मेहनत से होने वाला है। और जस्ट टू से, मतलब मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। बट अभी आप अगर मेरे मोबाइल में टाइम देखें, ठीक है, तो टाइम इज अराउंड 12:20 रात के, दिन के नहीं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं मेहनत आपके लिए, ठीक है। जस्ट नॉट टू बोस्ट, ठीक है। मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहा हूं कि इतना मेहनत कर रहा हूं, देखो भाई, ठीक है। बट मुझे मजा आ रहा है आपके लिए मेहनत करके, ठीक है। बट आपको भी मतलब एंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है। प्रेशर में नहीं पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है और रिजल्ट अच्छा करना है, ठीक है। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, बेस्ट विशेस।